गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे आप जानते हैं कि जीओसी का चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशंस थी वो हमने पढ़ ली हैं और साथ ही साथ में हमने उस पर बेस्ड जो सवाल आ सकते हैं वो भी कुछ कर लिए हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे कंपेयर करते हैं, व्हाट आर द रूल्स, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। नाउ अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन एंड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक, so let us come to our new topic, that is cross conjugation। ठीक है, that is cross conjugation and extended conjugation। आखिर क्रॉस कंजुगेशन क्या है और एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट आर द consequences of these two phenomena। क्रॉस कंजुगेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है और एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, यही हमें देखना है आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए डिफाइन कर दूंगा कि क्रॉस कंजुगेशन है क्या, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा एंड देन साथ ही साथ में हम ये भी पढ़ लेंगे कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, whenever a pi electron pair whenever a pi electron pair competes with two other pi electron pairs which are not conjugated with each other, with each other, then this phenomenon, ठीक है, या फिर आप बोलोगे then this situation is known as cross conjugation, ठीक है। however, अगर मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा, however if all the electron pairs नहीं, I should say if all the pi electron pairs, however if all the pi electron pairs are delocalized in the same direction, then it is known as extended conjugation, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमें ये लिखना जरूरी था। ठीक, तो अगर हमारे पास क्या है बेटा, इफ वी आर हैविंग a pi electron pair which is competing for getting delocalized with two other pi electron pairs which are not conjugated with each other। सुनने में तो आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको ये समझ में आ जाएगा। तो लेट अस कंसिडर, देखिए बेटा, जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है। जस्ट चेक दिस, अगर आप बेटा चेक करोगे कि इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको क्या कॉन्जुगेशन में ये है, बिल्कुल है कॉन्जुगेशन में। कैसे है, दिस इज लाइक दिस, पाई सिग्मा पाई। लेकिन इस पाई सिग्मा पाई को सिर्फ आप एक ही नहीं काउंट करोगे, आप देखोगे ये वाला पाई जो है ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई, मतलब ये यहां भी जा सकता है एंड दिस कैन गो टू द राइट एज वेल। अब हम इसको ले कहां जाएंगे, एक कंपटीशन लग गया ना, कंपटीशन ये लग गया कि क्या ये पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में जाएगा या ये राइट में जाएगा। अब इस क्रॉस कंजुगेशन की वजह से होता क्या है बेटा, अब अगर मैं आपसे कहूंगा ये कहां जाएगा, क्या ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, कंफ्यूजन है ना थोड़ा सा। तो इस कंफ्यूजन की वजह से इसकी जो डीलोकलाइजिंग टेंडेंसी है ना बेटा, वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मतलब ना ही ये यहां पर उतनी जल्दी जा पाएगा, ना ही यहां पर अगर ये अकेला होता। क्या मतलब बेटा, आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके पास सिर्फ ऐसे होता, ठीक है, अब तो बेटा यहां पर सीधे ही कॉन्जुगेशन है, मतलब ये उठकर यहां चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये यहां जा नहीं सकता है। लेकिन अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। तो इसकी जो डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी है, तो हम यहां पर कहेंगे टेंडेंसी टू डीलोकलाइज इज रिड्यूस्ड
is reduced due to cross conjugation. Due to cross conjugation. Due to cross conjugation. क्रॉस कंजुगेशन की वजह से इसकी जो डीलोकलाइजिंग टेंडेंसी है बेटा वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन. लेकिन साथ ही में हमने लिखा हाउएवर इफ ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन. अब आप बोलोगे सर वो क्या है बेटा, वो ये है कि अगर आप ऐसे सोचोगे, मान लो ऐसे, एंड लेट अस दिस, बोले बेटा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये वाला आगे, और ये वाला कहाँ जाएगा, आगे. मतलब अगर आप चेक करोगे आप देखोगे ये वाला इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा. क्या ये सब पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक ही डायरेक्शन में डीलोकलाइज हुए? सच ए कॉन्जुगेशन इज नोन एज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. बेटा इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. We will call this as extended conjugation. और इस वाली सिचुएशन को बेटा हम कहेंगे this is cross conjugation. ठीक है, तो क्रॉस कंजुगेशन की वजह से जो डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम. लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जब आपके पास होगी तो डीलोकलाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज ये तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में डीलोकलाइज हो रहे हैं. मूव करना थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, डीलोकलाइज, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. अब अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को आप वर्बली भी सीखना चाहते हो, यू कैन से लाइक दिस, पाई सिग्मा पाई, सब के सब एक ही डायरेक्शन में है. आई विल कॉल दिस एज एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. लेकिन यहां पर देखो बेटा, पाई सिग्मा पाई, या तो बेटा आप इधर से इधर जाओगे या फिर इधर से इधर जाओगे, दोनों साइड एक साथ नहीं जा सकते. सच ए सिचुएशन इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन. अब देखो इस क्रॉस कंजुगेशन में ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, लेकिन ये दो आपस में कंजुगेशन में नहीं है. वही हमने लिखा, व्हेनेवर अ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंपीट्स विद द टू पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड व्हिच आर नॉट कंजुगेटेड. मतलब ये वाला और ये वाला तो आपस में कंजुगेट नहीं है ना, बिकॉज दिस इज पाई सिग्मा सिग्मा, ये तो कंजुगेटेड नहीं है, लेकिन ये कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई. दीज आर कंजुगेटेड, जिसकी वजह से इसकी डीलोकलाइजिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी. क्या ये यहां जाएगा या फिर ये यहां जाएगा, इसकी डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी कम हुई. सच ए फिनोमेना इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक और भी तरीका बेटा इसका दिखाता हूं समझाने के लिए. ठीक, फॉर दैट यू नीड वन मोर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसमें, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखो बेटा कैसे. ठीक है, देखिए बेटा, अगर बेटा मैं आपसे कहूंगा इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और बेटा यहां पर मैं लगाता हूं CH3. ठीक है, अब चेक करना बेटा, अब चेक करना. देखो जरा ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को. क्या मैं आपसे पूछूं, क्या बेटा ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ है? इस पाई बॉन्ड के साथ. यू कैन राइट पाई सिग्मा पाई, है कि नहीं, पाई सिग्मा पाई. मतलब आप ये कहोगे सर देखिए क्या होगा, सर ये बॉन्ड जो है इसको हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट दिखाऊंगा. अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर ले आऊंगा. ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड. लेकिन बेटा जरा सोच के देखो, जैसे ही आपने इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ लिया, इस पर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड. लेकिन बेटा यहां से इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो है, ये भी तो आ सकता है ना. दिस कैन ऑल्सो कम इन कंजुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां से भी कंजुगेशन, यहां से भी कंजुगेशन. जरा बेटा इसकी कंजुगेशन टेंडेंसी इसने कम कर दी, इसकी कंजुगेटिंग टेंडेंसी इसने कम कर दी. सच ए सिचुएशन इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के आने की टेंडेंसी को हिंडर कर रहे हैं. सच ए सिचुएशन इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन. ठीक है, यहां से देखो, जैसे आपने बॉन्ड को ऊपर फेंका तो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है. इसके इधर आने की टेंडेंसी को ये रोक रहा है, इस लोन पेयर को इधर आने की टेंडेंसी को ये पाई बॉन्ड रोक रहा है. डेफिनेटली बेटा देयर इज अगेन व्हाट यू कॉल एज क्रॉस कंजुगेशन, व्हाट यू कॉल एज क्रॉस कंजुगेशन. लेकिन अब सोचना बेटा, अब आपको थोड़ा सा यहां पर क्रॉस कंजुगेशन को हल्का सा और आगे ले जाना होगा. दिमाग लगाओ बेटा, इस पाई बॉन्ड को यहां आने के लिए ये रोक रहा है, इस लोन पेयर को यहां आने के लिए ये पाई बॉन्ड रोक रहा है. लेकिन इस पाई बॉन्ड की जरा बात करते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड पर कौन कौन असर डाल रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी. जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा. क्या करते हैं हम, यहां से एक आ रहा है, यहां से एक आ रहा है, लेकिन आप किस वाले पाई बॉन्ड को देख रहे हो, जो इनको परपेंडिकुलर है. क्या मतलब, देखो ये यहां से आ रहा है ना, और ये यहां से आ रहा है, लेकिन आप इन बॉन्ड्स पर नहीं देख रहे हो असर, बल्कि इस बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड पर असर देख रहे हो. जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, और आप उसको ऐसे धक्का दे रहे हो, तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा.
मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस क्रॉस कंजुगेशन का इस डबल बॉन्ड पर क्या फर्क है, तो आप कहोगे इन दो क्रॉस कंजुगेशंस की वजह से ये डबल बॉन्ड बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्या मतलब, मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर बेटा मैं ऐसे एक एग्जांपल लूं, CH, लेट मी टेक दिस एग्जांपल लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और बेटा यहां पर मैं सिर्फ CH3 लगाता हूं, मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाया। ठीक, अब बेटा मैं इस बॉन्ड को कहता हूं A बॉन्ड, इसको कहता हूं B बॉन्ड। मैं आपसे कहता हूं कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B। जैसे मैंने आपसे कहा कंपेयर कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B। आप क्या करो, आप A और B की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। ध्यान देना बेटा, देखो क्या होगा। अगर आप सोचोगे यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, पाई बॉन्ड बेटा यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां से सोच को देखो बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने बॉन्ड्स असर लगा रहे हैं, दो। ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, लेकिन हमें कैसे इफेक्ट देखना है, इन द डायरेक्शन, बिल्कुल ऊपर वाली डायरेक्शन में। मतलब जैसे ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। वन वेक्टर इज कमिंग फ्रॉम दिस, वन वेक्टर इज कमिंग फ्रॉम दिस, लेकिन आप इनको क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको धक्का दे रहे हो दोनों वेक्टर्स को। क्या ये दोनों नहीं ऐड हो जाएंगे? तो बेटा ये दोनों मिलकर इस पर असर क्या डालेंगे, इसको बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। लेकिन इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ एक मजबूर कर रहा है, ये पाई बॉन्ड। लेकिन इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये पाई बॉन्ड का और ये लोन पेयर का क्रॉस कंजुगेटिव इफेक्ट जो ऐड हो रहा है वो मजबूर कर रहा है। तो इस पर दो का इफेक्ट लग रहा है, इस पर सिर्फ एक का इफेक्ट लग रहा है। मतलब बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के ज्यादा नजदीक होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड के नजदीक ज्यादा होगा। अगर बेटा क्वेश्चन कह रहा है ना कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी, यू कैन से, देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, ए, दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन 1.5, बट डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 1। और बेटा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी अगर आप बात करोगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी, तो बेटा आप ये कह सकते हो कि ये 1.5 से ज्यादा होगा और 2 से बेटा जरूर कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड असर कर रहा है, एक ही बॉन्ड जोर लगा रहा है। लेकिन यहां पर बेटा इसको तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, दो चीजें असर डाल रही हैं जिनका इफेक्ट आपस में तो उनका अब अगेंस्ट है एक दूसरे को, लेकिन इस बॉन्ड के लिए इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, एडिटिव। क्या आएगा, एडिटिव आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा थोड़ा सा कम है, थिंक अबाउट दिस बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम। अगर बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो दैट मींस इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है। सो बेटा आई विल से बॉन्ड एनर्जी किसकी, जो ए की है बेटा, वो लेस है एज कंपेयर टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर, दिस शुड बी क्लियर टू यू, दिस शुड बी क्लियर टू यू, अदरवाइज बेटा इसका कोई फिर फायदा नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, अब जब बेटा हमने ये कर लिया, इन दोनों में से हमने ये सीख लिया कि क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट कैसे देखते हैं। अब जैसे बेटा मैं आपको बोलूंगा, देखो यहीं पर, अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूं इस बॉन्ड को बोलो A1 और इस बॉन्ड को बोलो B1। मैं इसी के साथ साथ बेटा आपसे कह रहा हूं कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ A1 एंड B1। A1 और B1 की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कीजिए। तो देखिए बेटा बहुत ही आसान है। देखो इस बॉन्ड को कहां आना है, यहां, लेकिन इसके मूवमेंट को ये रोक रहा है ना, हिंडर कर रहा है, क्योंकि अब हम इस पर नहीं इफेक्ट देख रहे हैं, इस पर इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये आना तो चाहता है यहां, लेकिन लोन पेयर इसको हिंडर कर रहा है। लेकिन बेटा जरा क्या यहां पर इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट होने में कोई हिंड्रेंस मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बेटा इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम और इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा। दैट मींस व्हाट कैन आई से, आई कैन से बॉन्ड एनर्जी ऑफ A1 इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ B1। क्यों बेटा? बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जो है बेटा किसका, A1 का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B1। आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कंजुगेशन एंड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। समझ लीजिएगा बेटा इसको, ठीक है। देखो जब भी हमारे पास बेटा ऐसा होता है ना कि पाई सिग्मा पाई सिर्फ एक ही है, इसको नॉर्मल कंजुगेशन भी बोला जाता है। तो आप कह सकते हो यहां पर नॉर्मल कंजुगेशन है, लेकिन यहां पर नॉर्मल कंजुगेशन नहीं है बेटा, यहां पर क्रॉस कंजुगेशन है, ठीक है। लेकिन उस क्रॉस कंजुगेशन का इस पर इफेक्ट एडिटिव है, मतलब दोनों मिलकर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है बेटा। ये तो बेटा ऐसी ही बात हुई, आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो हमारे पास बेटा दरवाजा होता है ना, जिसके दो
डोर्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक। जैसे ही आप उनको क्लोज करते हो और फिर आप उसको ऐसे धक्का देते हो ना, वो बहुत जल्दी खुल जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, और आप धक्का इसको इस ऊपर वाली डायरेक्शन में दे रहे हो, तो बेटा ये बॉन्ड जो है जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसको धक्का सिर्फ एक साइड से मिल रहा है और इस वाले बॉन्ड को धक्का दो साइड से मिल रहा है। सो आई होप ये क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेटा क्रॉस कंजुगेशन पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। आप कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे उठाओगे, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम एस चौहान उठाओगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इस पर मिल जाएंगे, एंड दोज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द कॉमन स्टूडेंट्स जिन्होंने ये इस डिटेल में नहीं पढ़ा होता है। ठीक, तो प्लीज आज के लेक्चर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके ही इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ हैविंग सेड दैट कि क्रॉस कंजुगेशन क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या है, मुझे एक चीज बताइए, क्रॉस कंजुगेशन की वजह से रेजोनेंस को क्या होता है, कम हो जाती है। मतलब जितनी रेजोनेंस होनी चाहिए थी क्रॉस कंजुगेशन की वजह से उतनी रेजोनेंस नहीं होती है। तो देखो बेटा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। अब बेटा मैं क्रॉस कंजुगेशन को सीसी लिख रहा हूं, ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन द एक्सटेंट, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, the extent of resonance decreases। आप बेटा सोच के देखिए, आपको पता है उस पाई बॉन्ड को कौन रोक रहा था, ऑक्सीजन का लोन पेयर। मतलब बेटा वो पाई बॉन्ड अगर 3 एटम्स के बीच में आ सकता था, ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको महदूद करके रखता है 2 ही के बीच में। क्या सर हमें समझ में नहीं आया? बेटा ये देखो, ये जो अभी आपने बनाया था ना ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, ठीक। फिर बेटा मैंने एक और बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो बेटा ये पाई बॉन्ड कितने न्यूक्लियस के बीच में है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ठीक। ये भी किसके बीच में है, इस कार्बन, मतलब दो दो। अब बेटा जैसे ही ये इधर मूव करेगा और ये ऊपर जाएगा, अब यही पाई बॉन्ड टोटल कितने न्यूक्लियस के इफेक्ट में आया, 3। लेकिन यहां पर क्या ये पाई बॉन्ड इजीली इधर जा पाएगा? नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर इसको क्रॉस कंजुगेट कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो कम हो गया। तो अगर डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट कम हो गया बेटा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया बेटा, मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। देखो बेटा हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस, हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है बेटा दैट डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। अब यहां पर बेटा आपको एक और चीज सोचनी है। क्या सर, क्या हमें सीखना है यहां से? देखिए बेटा, अगर आप चेक करोगे बेटा कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कम हो गई, हाउएवर देखो बेटा मैं क्या कहूंगा, हाउएवर द टू मॉलिक्यूल्स that we are comparing for stability order must have same number of double bonds, must have same number of डबल बॉन्ड्स। बेटा ये रूल आप तभी लगाओगे, कौन सा रूल सर, कि क्रॉस कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये रूल तभी लगेगा जब जिन दो मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर कर रहे हो, या 3 को या 4 को, उनमें सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे। अगर सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स नहीं है तो बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा कि क्रॉस कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्या मतलब सर? जैसे बेटा मैं आपसे अभी कहूंगा, ठीक है, ये देखो बेटा, ये और ये, ठीक, और बेटा मैं आपसे कंपेयर करने के लिए कहूं इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। देखो बेटा ये और ये, ठीक है, क्या 6 कार्बन एटम्स हैं? बिल्कुल बेटा 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड्स हैं, बट इसमें क्या है बेटा, इसमें है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसमें है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। और बेटा इसमें क्या है, इसमें है क्रॉस कंजुगेशन, इसमें है क्रॉस कंजुगेशन। तो बेटा क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है? यस, A is less stable as compared to B,
क्योंकि इसमें क्या है बेटा, एक्सटेंडेड, ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रही है, और जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी बेटा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन, इसमें कम डीलोकलाइजेशन, कम डीलोकलाइजेशन वाले का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ज्यादा वाले की डीलोकलाइजेशन। एम आई क्लियर? नाउ इफ वी गो लाइक दिस सर, और थोड़ी सी एग्जांपल्स, बिल्कुल बेटा हम और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, जैसे ये बेटा, ठीक, और चेक करो बेटा इसमें। नाउ क्या बेटा फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। पाई बॉन्ड्स भी सेम, दो है बेटा, दो है, एक लोन पेयर एक लोन पेयर। अब देखिए बेटा, ये लोन पेयर कहां जा सकता है? देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, लेकिन यहां पर भी है पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब यहां पर तो क्रॉस कंजुगेशन है, लेकिन यहां पर देखो बेटा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो मतलब बेटा यहां पर तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। डेफिनेटली बेटा ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। क्यों? यहां पर क्या है? ईसी एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यहां पर क्या है बेटा? सीसी दैट इज क्रॉस कंजुगेशन। एम आई क्लियर? सर एक और एग्जाम्पल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है बेटा, इसकी एक और एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा और हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे बेटा ये हो आपके पास लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है बेटा, और आपके पास कुछ ऐसे हो, ठीक है बेटा। मैं आपसे पूछूंगा क्या बेटा पाई बॉन्ड सेम है? यस द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज सेम, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड नहीं, क्रॉस कंजुगेशन है। ये देखो पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहां से भी है पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहां देखो पाई सिग्मा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पाई सिग्मा पाई, ओ सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया, तो आई शुड नॉट डू इट लाइक दिस, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे इसको ऐसे बेटा लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, पाई सिग्मा पाई। तो बेटा यहां पर क्या है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यहां पर क्या है? क्रॉस कंजुगेशन। डेफिनेटली बेटा दिस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे ऐसे कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, ये और बेटा यहां पर क्या आ रही है? पॉजिटिव चार्ज, और बेटा यहां पर मैं अगर आपसे कहूंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे है, क्या है सर? ऐसे ऐसे, और बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज, कौन मोर स्टेबल? देखो बेटा यहां पर क्या है? पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर जंप करना चाहेगा, ये भी तो इधर जंप करेगा, दोनों की कंजुगेट होने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम, तो बेटा दिस इज क्रॉस कंजुगेशन। लेकिन चेक करो बेटा ये कहां जाएगा? इधर, और बेटा ये कहां जाएगा? इधर। देखो सबकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है बेटा, यहां पर हमारे पास है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। डेफिनेटली ए इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सर एक और बताइए, और बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये देखिए सर, ये देखिए सर, ठीक है, ठीक है सर, ये देखिए यहां पर तो क्रॉस कंजुगेशन, यहां पर कंजुगेशन, तो बेटा हम क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे बेटा, अगर आपने ऐसे लिख दिया ये गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? बिकॉज इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं है, सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी बेटा, करेक्ट ऑर्डर विल बी, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर? यहां से दिस विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बी। सर लेकिन इसमें तो क्रॉस कंजुगेशन है बेटा, क्रॉस कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला ना तभी लगाना जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम होंगे। बेटा इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड्स है, तो मैं कहूंगा इसमें कंजुगेशन एक ही साइड से है, लेकिन इसमें कंजुगेशन दो साइड से है, तो बेटा देयरफॉर, इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका रीजन भी लिखवा दूंगा। मैं यहां पर इसका रीजन लिख रहा हूं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट cross conjugation concept won't be applicable as number of double bonds, number of pi bonds is different in the two molecules, hence there is more conjugation in B as compared to A। अब आप बोलोगे सर B और A कहाँ है? मैं आपको अभी लिख देता हूँ, as compared to A, thus B is more stable than A, तो बेटा B A के मुकाबले में more stable है। ठीक है, तो ये बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि कब आप क्रॉस कंजुगेशन और एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट्स को लगाओगे स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए। क्लियर? चलिए बेटा ये हो गई हमारे पास क्रॉस कंजुगेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग में हम थोड़ा सा इसके बारे में
पढ़ भी चुके हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस मींस व्हेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन द resonating structures of a given molecule are identical to each other, such a resonance is known as equivalent resonance। ठीक है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है बेटा। the next topic is equivalent resonance। next topic that we have is equivalent resonance। ठीक है, what is equivalent resonance? when the resonating structures when the resonating structures of a given molecule are exactly identical to each other, then such a resonance is known as इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो इस किस्म की रेजोनेंस को बेटा हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे बन गए तो डेफिनेटली बेटा उस रेजोनेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर आप बेटा इसकी एग्जांपल भी देखोगे, एग्जांपल एसीटेट आयन। क्या बेटा? एग्जांपल इज एसीटेट आयन। अगर आप एसीटेट आयन को देखोगे बेटा, एसीटेट आयन इज CH3C डबल बॉन्ड O यहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको ऊपर फेंक दोगे, सो यू विल गेट इट लाइक दिस CH3C, यहां पर आप और यहां पर आप डबल बॉन्ड O। क्या बेटा ये दो एक ही चीज है? बिल्कुल बेटा, ये दोनों के दोनों एक ही हैं। हेंस वी से इस मॉलिक्यूल में क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। सर क्या कोई और एग्जांपल? बिल्कुल बेटा, कोई और एग्जांपल क्या, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे बेटा ये एलाइल कार्बोकैटायन, इसका क्या नाम है? मैं लिखता हूं, मैंने बोला भी है आपको, दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। अब कैसे करेंगे? सर इसको इधर भेज दीजिए। जैसे ही बेटा इसको आप इधर फेंकोगे, यू विल गेट CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बेटा ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो बेटा यहां पर ये क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक, अब बेटा यहां से आपको एक चीज सीखनी है। जैसे बेटा मैं आपसे यहां पर कहूंगा कंसिडर एसिटिक एसिड, कंसिडर एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड को बेटा अगर हम कंसिडर करेंगे तो एसिटिक एसिड हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा लोन पेयर और यहां से बेटा H। सर क्या इसमें रेजोनेंस है? 100% है बेटा। कौन सी वाली? इसमें है बेटा लोन पेयर सिग्मा पाई। तो बेटा यू विल गेट दिस पाई बॉन्ड हियर, इस लोन पेयर को बेटा नीचे ले आओगे, यू विल देन गेट CH3CO माइनस, बेटा यहां से डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H और बेटा इस पर लोन पेयर। अरे सर ऑक्सीजन के पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, बेटा आने दो, कोई मसला नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल होती है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, लेकिन बेटा मैं अगर आपसे कहूंगा क्या इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है? क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं? नहीं। तो बेटा यहां पर मैं कहूंगा नो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, क्यों नहीं है इक्विवेलेंट रेजोनेंस? बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे नहीं है। अब बेटा यहां पर मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको सिखाना है एंड आई होप आपको समझ में भी आएगा, वो क्या है बेटा? वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में या इन दोनों स्ट्रक्चर्स में मुझे बताइए स्टेबल कौन है ज्यादा, तो दिमाग ये कहता है बेटा कि अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है एक दूसरे के, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। ठीक, तो एक पॉइंट बेटा यहां पर पहली चीज हम ध्यान से देखेंगे, क्या? फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फॉर equivalent resonance, the stability of all the resonating structures, the stability of all the resonating structures, the stability of all the resonating structures, the stability of all the resonating structures is exactly identical। ठीक है, सबकी बेटा जो स्टेबिलिटी है वो क्या है बेटा? आइडेंटिकल है। बट if there is no equivalent resonance, if there is no equivalent resonance, but if there is no equivalent resonance, then stability
of all resonating structures is not same. ये तो बेटा आपको समझ में आएगा. Just let me have a look. Yes. तो बेटा ये तो आपको समझ में आएगा ना कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो मतलब उसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या तीनों या कभी कभी इवन इनफैक्ट अगर आप देखोगे कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखोगे जब भी किसी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगी ना तो ज्यादा से ज्यादा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो 3 होंगे, ज्यादा से ज्यादा. बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल. ओके, नाउ once there is equivalent resonance in the molecule, that means all the resonating structures are exactly identical to each other. That means every resonating structure has the same stability. ठीक है. But if the molecule is not having equivalent resonance, that definitely means that all the resonating structures do not have the same stability. अगर बेटा एक मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है तो हर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, और जब हर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है तो मतलब कोई थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा. यहां तक बात समझ में आई? अब समझना बेटा. बेटा जब हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है, जो भी है, वट एवर द थिंग इज, वेन एवर अ मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस वी से बेटा दैट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है. लेकिन इसी के साथ साथ बेटा एक और टर्म भी दी जा सकती है. क्या? ये कहा जा सकता है कि मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा उस फॉर्म या उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. इजंट इट? या फिर अगर मैं आपसे ऐसे कहूंगा कि जो आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो ना बेटा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में किस किस का कंट्रीब्यूशन आता है? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है. ठीक है. लेकिन सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन आता है? उस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन आता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो हम इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि व्हेनेवर any resonating structure is highly stable among a given set of resonating structures, then we say that the molecule tries to imitate that resonating structure most of the time. तो मोस्ट ऑफ द टाइम या आंसर जो हम देंगे वो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से देंगे जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. अब बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है T, ठीक है, इस मॉलिक्यूल T में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों के दोनों C और C ही है, मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा? इस मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है. और मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है बेटा जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं, मतलब ये B है, ये A है. ठीक है. तो मैं कहूंगा लेट अस सपोज B इज मोर स्टेबल देन A. यहां पर क्या कहूंगा बेटा? C की स्टेबिलिटी C के ही बराबर है. कहूंगा? बिल्कुल कहूंगा. यहां पर बेटा आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि जो T डैश है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस फॉर्म में रहना चाहेगा? उसी तरीके से रहना चाहेगा जिस हिसाब से B है. ठीक है. लेकिन इसमें मैं क्या कहूंगा बेटा? इसमें उसके पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे, उसकी मर्जी बेटा, बिकॉज दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं. So just try to relate to this concept that whenever there is equivalent resonance, then there is large resonance. Delocalization बहुत ज्यादा है. देखो क्यों? क्योंकि बेटा देखो क्या होगा, अगर ये स्ट्रक्चर इसमें जाएगा ठीक रहेगा क्योंकि ये भी स्टेबल, ये वापस इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, इंटर कन्वर्जन जो है ना बेटा वो बहुत ज्यादा है. लेकिन जरा सोचो बेटा, अगर ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ गया, क्या ये इधर से इधर जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज बेटा दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल. तो हम कहेंगे ना बेटा जैसे यहां पर रेजोनेंस में थोड़ी सी हिंड्रेंस है, देयर इज ए यू कैन से हर्डल, कि ये मॉलिक्यूल इसमें रहना पसंद करेगा, इधर पर जाना पसंद उतना नहीं करेगा क्योंकि ये कम स्टेबल है. ठीक है. अगर मॉलिक्यूल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा देर रहना पसंद करता है बनिस्बत कि दूसरे में भी वो चला जाए, तो हम कहेंगे दैट द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हैज डिक्रीज्ड. बट हियर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, और इन अदर वर्ड्स द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन इज एक्सट्रीमली हाई. ये कंटिन्यूअसली इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा. देखना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगी बहुत ज्यादा. क्यों? नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्जन होता रहेगा. ठीक है. ऐसे आपको समझना है. दिस डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स एक्सटेंसिवली बिकॉज टू सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म. लेकिन बेटा अगर मैं इधर की बात करूं, मॉलिक्यूल किस सूरत में रहना पसंद करेगा? इधर पर, ना कि इसमें, क्योंकि बेटा इसमें तो चार्जेस आ गई. अब समझ लो बेटा, ये लोन पेयर मोस्ट ऑफ द टाइम कहां रहेगा? ऑक्सीजन में, ना कि ये डीलोकलाइज होगा. ठीक है. तो यहां पर रेजोनेंस कम, यहां पर रेजोनेंस बहुत ज्यादा. क्यों बहुत ज्यादा? बिकॉज वहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है. देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे? हम एक रूल बनाएंगे बेटा, क्या? कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा, और अगर बेटा डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा.
ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन की वजह से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बिकॉज उसमें डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा होगी, और अगर किसी में नहीं बन रहे हैं उसमें डीलोकलाइजेशन कम, स्टेबिलिटी भी कम। ठीक है, अब देखो बेटा इस कॉन्सेप्ट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लिखवा भी दूंगा, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बेटा लेट अस राइट इट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को पता है कि जो मेरे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, बराबर ही है। अगर बराबर ही है तो वो एक में रहे या दूसरे में रहे, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन अगर उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है तो मॉलिक्यूल को थोड़ी रिलक्टेंस होगी, थोड़ी सी हिचक होगी बेटा कि वो दूसरे वाले कम स्टेबल वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला जाए, तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन बेटा कम हो गया, रेजोनेंस कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप क्या लिखोगे, यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, ड्यू टू equivalent resonance, due to equivalent resonance, the extent of delocalization is more, the extent of delocalization is more, hence more is the stability। ठीक है, more is the stability। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है, तो बेटा इसीलिए स्टेबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है। ठीक, कुछ पॉइंट्स बेटा यहां पर आपको दिमाग में रखने होंगे। क्या बेटा, देखो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, आप अभी देखना बेटा, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वन ऑक्सीजन एटम is nearly greater than that of 10 कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब बेटा एक ऑक्सीजन एटम जितना अच्छे से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा ना बेटा, उतना 10 कार्बन एटम्स भी नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये 10 तो मैंने लिख दिया है, मतलब बेटा एक ऑक्सीजन एटम की जो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, आप ऐसे ले सकते हो 10 कार्बन एटम से भी ज्यादा है। क्या मतलब उसका बेटा, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पर रखोगे और वही नेगेटिव चार्ज आप 10 कार्बन एटम्स पर रखोगे, तो एक ऑक्सीजन पर वो ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत कि अगर वो 10 कार्बन एटम्स पर भी स्प्रेड आउट है। क्या मतलब सर, हमें समझ में नहीं आया बेटा। अगर मैं आपसे कहूंगा इफ यू हैव OH माइनस एंड बेटा इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यू हैव समथिंग लाइक दिस बेंजाइलिक कार्बेनाइन। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे बेटा, आप इसको रेजोनेंस में लाओगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, और याद करो बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद जब आप इसका हाइब्रिड तैयार करोगे बेटा, वो हाइब्रिड शायद कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा ना, नेगेटिव चार्ज बेटा यहां, नेगेटिव चार्ज यहां, नेगेटिव चार्ज यहां, नेगेटिव चार्ज यहां। मतलब नेगेटिव चार्ज कितने कार्बन्स पर डिस्पर्स हो गई, 4 कार्बन्स पर नेगेटिव चार्ज आ गई। लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ किस पर है, ऑक्सीजन पर बेटा, लेकिन ऑक्सीजन पर वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। दिस इज माय पॉइंट, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 10 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर। और इसी वजह से देखो बेटा OH माइनस क्या है, इफ यू रिमेंबर OH माइनस इज द conjugate base of water and what is benzylic carbanion, it is the conjugate base of toluene। ठीक है बेटा, यहां से आप कह सकते हो this is the conjugate base of water। ठीक है बेटा, and this is conjugate base of toluene। toluene क्या है सर, toluene तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे। ठीक है, दिस इज टॉलुइन। आप यहां से बेटा एक H पॉजिटिव निकालो, देखो CH2 माइनस बनेगा, और बेटा वाटर क्या है यहां से। ठीक, अब देखो कौन सा कंजुगेट मोर स्टेबल है, कंजुगेट बेस ऑफ वाटर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कंजुगेट बेस ऑफ टॉलुइन। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू टॉलुइन। क्यों बेटा, अगर कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल है मतलब वो वीक है, और अगर कंजुगेट बेस वीक है मतलब बेटा एसिड उसका स्ट्रांग है। तो वाटर इसका है ना कंजुगेट एसिड, तो बेटा वो स्ट्रांगर होगा। अगर कंजुगेट बेस ऑफ टॉलुइन कम स्टेबल है तो मतलब बेटा अगर कंजुगेट बेस ऑफ टॉलुइन कम स्टेबल है मतलब बेटा वो स्ट्रांग है, तो टॉलुइन क्या है, एक वीक एसिड है। इसलिए बेटा वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ टॉलुइन। और ये लैब में भी देखा गया है कि टॉलुइन के मुकाबले में वाटर क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक, उसी के साथ साथ बेटा एक और चीज भी लिख लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी,
negative charge holding capacity, negative charge holding capacity, negative charge holding capacity of chlorine, one chlorine atom is greater than that of two oxygen atoms, two oxygen atoms, which is greater than that of one sulfur atom. ये भी बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। क्या कि HCl के एक एटम पर अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखी वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, अगर आपने दो ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज रखी वो ज्यादा स्टेबल है अगर आपने एक सल्फर एटम पर नेगेटिव चार्ज रखी। क्या मतलब सर, हमें समझ में नहीं आया। देखो बेटा क्या है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो लैब में बेटा मेजर किया गया है वो ये है बेटा, क्या HCl is more acidic as compared to beta RCOOH, carboxylic acid, which is more stable as compared to that of hydrogen sulfide. ठीक है, hydrochloric acid is more acidic as compared to carboxylic acid, which is more acidic as compared to hydrogen sulfide. अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अगर ये बहुत एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होगा मतलब बेटा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो जरा बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए, इसका कॉन्जुगेट बेस है ना बेटा Cl-, जरा बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए, वो है ना बेटा RC डबल बॉन्ड O और बेटा यहाँ से O-, जरा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए बेटा, वो है ना HS-। अब सोचो बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, क्लोरीन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, दो ऑक्सीजन एटम्स पर बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहाँ से भी जाएगी यहाँ पर भी जाएगी, और यहाँ पर HS-। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा दीज आर द कॉन्जुगेट बेसिस, अगर ये है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, दिस इज कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई डोंट नो कि कहीं ये नीचे तो नहीं जा रहा है, हाँ दिस इज कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो इसीलिए बेटा हमने ये रूल बनाया, क्या नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वन क्लोरीन is greater than that of two oxygen atoms is greater than that of one sulfur atom। मतलब एक सल्फर एटम जितना नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर स्टेबल रख सकता है ना, उससे ज्यादा स्टेबल है अगर वो दो ऑक्सीजन एटम्स पर आएगा, लेकिन ऑक्सीजन दो एटम्स पर जितनी नेगेटिव चार्ज आएगी उससे ज्यादा स्टेबल है अगर एक ही क्लोरीन पर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई मीन। ठीक है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, अब देखो बेटा इसी के बाद बेटा तीसरा रूल जो आपको यहां पर ख्याल रखना है, इफ the negative charge holding capacity, if the negative charge holding capacity, if the negative charge holding capacity is same, if the negative charge holding capacity is same, then what do we say, stability, ये then है बेटा यहाँ पर, ठीक है, then stability is directly proportional to, stability is directly proportional to number of resonating structures, is directly proportional to number of resonating structures। ठीक है, इस बात का भी बेटा ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या बेटा अगर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की सेम ही है तो बेटा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसके ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे बेटा सर ये क्या है, बेटा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको रब कर लूं। ठीक है, सो लेट अस कम बैक कि अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है तो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बेटा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा आ जाएगी। क्या मतलब है उसका, देखो बेटा कंसिडर, अगर आप ऐसे कंसिडर करते हो कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटा CH2-, और बेटा आपके पास ऐसे दिया गया है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बेनाइन। अब बेटा जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज क्या करेगी बेटा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहां पर भी कार्बन है, अगर आप रेजोनेंस भी करवाओगे तब भी वो कहां पर आएगी, कार्बन पर। तो मतलब बेटा जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो तो दोनों में आइडेंटिकल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बेटा वो ज्यादा स्टेबल। मैं आपसे पूछूं इनमें कौन स्टेबल, डेफिनेटली बेटा ये लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि बेटा इसके सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और बेटा इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और यहां पर आप लिख सकते हो सिंस negative charge is on same atom, negative charge is on same atom, hence stability
Hence, stability is directly proportional to number of resonating structures. क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर? अब बेटा जैसे मैं आपसे ये कहूंगा, इफ यू हैव O डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 माइनस, ठीक है? और बेटा मैं आपसे कहूंगा यहां पर ये है, ठीक? अब चेक करो बेटा, जरा इनमें कौन है मोर स्टेबल? बेटा इसमें दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। अब आप कहोगे क्यों सर? सर ये देखिए, एटम तो दोनों सेम ही है ना सर। नहीं बेटा, वैसे नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि जब आप पहली बार रेजोनेंस चलाओगे ना बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगी। बेटा अब नेगेटिव चार्ज किस पर आई? ऑक्सीजन पर आ गई। ऑक्सीजन पर आ गई बेटा, ऑक्सीजन की एक एटम की नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 10 कार्बन एटम से भी ज्यादा है बेटा, तो यहां पर तो सिर्फ 4 ही है। तो बेटा यहां पर क्या रीजन लिखोगे? सिंस आफ्टर फर्स्ट डीलोकलाइजेशन, सिंस आफ्टर फर्स्ट delocalization, since after first delocalization the negative charge comes on, कहां आ रहा है बेटा? comes on oxygen atom whose negative charge holding capacity is more, thus A is more stable than B. Thus A is more stable than B. तो बेटा ये जो A है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू B. क्लियर? अब देखना बेटा, यहां से एक और O डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और बेटा मैं कंपेयर कर रहा हूं अब इसके साथ बेंजाइलिक को नहीं बेटा, फिनॉक्साइड आयन को। किसको कंपेयर कर रहा हूं? फिनॉक्साइड आयन को। बोलो बेटा अब यहां पर क्या होगा? इस ऑक्सीजन पर भी आएगी नेगेटिव चार्ज, वो तो इस पर भी है, मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये तो कोई डिसाइडिंग क्राइटेरिया ही नहीं है। तो बेटा डेफिनेटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डेफिनेटली बेटा ए इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बी। यहां पर क्या लिखोगे? हियर द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, फैक्टर, वो कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। हेंस मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज स्टेबिलिटी। हेंस मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज स्टेबिलिटी। दस बेटा आप कहोगे B इज मोर स्टेबल देन A, दस B इज मोर स्टेबल देन A। लेकिन बेटा अगर यही कहूं बेटा O डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड दिस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और बेटा यहीं से मैं ले आऊं क्या? यहीं से बेटा मैं फिर से वही फिनॉक्साइड आयन ले आऊं, तो बेटा दिस इज A, दिस इज B। नाउ बेटा A इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B। इसका रीजन मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज आई नो अब आपको समझ में आया होगा। बिकॉज बेटा यहां पर ये नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन हैंडल करेंगे? 2 ऑक्सीजन। इसके पास तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन कैंसिल, बाकी तो सब कार्बन ही है ना। लेकिन यहां पर वो दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ किसके लिए बेटा? 10 कार्बन एटम्स। यहां पर तो सिर्फ 3 ही कार्बन एटम्स और आ जाएंगे, 2 ऑर्थो के और एक पैरा का। क्लियर? तो यहां पर बेटा, यहां पर चलो मैं अब लिख ही देता हूं, हियर 2 ऑक्सीजन एटम्स गिव more stability than one oxygen atom in phenoxide ion. Clear? Is this clear? So I hope बेटा अब आपको जो मैंने वो पॉइंट लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक, अब देखिए बेटा यहां से आपको एक और चीज भी सीखनी है बेटा, एंड दैट इज, मैं आपके लिए लिखवा देता हूं, ठीक है। अब जैसे बेटा हमारे पास, ठीक, देखो बेटा अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो समझनी है बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा क्या है, अगर मैं आपके सामने कंपेयर करूंगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बेटा मैं यहां से कंपेयर करूंगा OH माइनस, ठीक है। मैं अब आपसे कहूंगा गिव मी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, गिव मी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सर पूछ रहे हैं, तो वो क्या करना है? कुछ नहीं, देखो बेटा क्या करोगे, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर किस पर आएगी? ऑक्सीजन पर।
ठीक है बेटा, आप कहोगे यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O-, ऐसे ही कहोगे ना, लेकिन यहां पर तो कोई रेजोनेंस नहीं है सर, लेकिन इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज वो तो बैलेंस आउट हो गया, कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, तो यहां पर तो कम से कम रेजोनेंस है ना, यहां पर तो कम से कम इस नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है, इसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो बेटा हेंस व्हाट कैन वी से, हेंस वी विल से, हेंस इसको ए नाम रखते हैं बेटा, बी रखते हैं, ड्यू टू नो प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन, नो प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन इन बी में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, हम कहेंगे द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, क्या लिखेंगे बेटा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या लिखेंगे बेटा, ए इज ग्रेटर देन बी, लेट मी सी इफ इट इज विजिबल, yes it is visible, we will write that the stability order is beta what, it is A greater than B, but beta but in reality beta क्या है, stability order is B is greater than A, लेकिन बेटा रियलिटी में क्या है, रियलिटी में B ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू A। यहां पर बेटा आपके लिए इसीलिए मैंने इसको लिखा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया मे बी उसकी बेसिस पर आप इसका आंसर दोगे A ग्रेटर देन B, बट एक्चुअली बेटा ऑर्डर इज B ग्रेटर देन A। नाउ अब आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो गया बेटा, दिस arises from the fact that acetaldehyde is less acidic than water। अब बेटा यही है जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और मैंने आपसे बहुत बार कहा है बेटा कि अगर कोई चीज जो आपको थ्योरी के हिसाब से समझ में आ रही है, अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो हम थ्योरी को वहीं पर छोड़ देते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो क्या गया, इफ यू फाइंड दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, जैसे बेटा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है बेटा, वो ये है कि जो Ka है किसका बेटा, वाटर का, जो Ka वाटर का है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एसिडिक Ka किसका, एसिटल्डिहाइड का। Since Ka of water is greater than that of Ka of acetaldehyde, it means water is more acidic than acetaldehyde। अच्छा, अगर वाटर मोर एसिडिक है बेटा, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो तो वीक होगा ना, लेकिन वीक होने का मतलब ही तो बेटा स्टेबिलिटी है ना, तो बेटा हम कहेंगे therefore stability order of conjugate base is, जरा बेटा conjugate base की stability order क्या होगी फिर, OH minus is greater than CH2 minus CHO, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट बेस क्या है बेटा, OH माइनस इज ग्रेटर देन CH2 माइनस CHO। क्लियर ना, इसको बेटा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखना। अगर ये स्टेबल ज्यादा है मतलब बेटा ये वीक है, क्योंकि वाटर है ना मोर एसिडिक अगर होगा तो कॉन्जुगेट बेस उतना वीक हो जाएगा, और जितना कोई चीज वीक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो बेटा अगर ये देखा गया है कि वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड, दैट मींस बेटा OH माइनस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CH2 CHO, C पर नेगेटिव चार्ज, वही बेटा हमने यहां पर लिखा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अब बेटा यहां से एक और चीज भी देखेंगे, अगर मैंने कहीं बेटा इसको कंपेयर करने के लिए कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, इसको बेटा कहते हैं एसिटाइल एसीटोन। दिस इज नोन एज एसिटाइल एसीटोन। और बेटा यहां पर मैंने यहां पर वाटर से कहा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा व्हाट यू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटाइल एसीटोन एंड वाटर, तो बेटा आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहां से निकाल लीजिए H पॉजिटिव, इस पर लाइए नेगेटिव चार्ज, इस पर लाइए नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव सिग्मा पाई इधर डीलोकलाइज हो जाएगी। अरे बेटा वो तो वैसे ही बन गया नेगेटिव सिग्मा पाई, लेकिन बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा एसिटाइल एसीटोन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। बेटा ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बेटा देखो वो क्यों, क्योंकि बेटा एसिटाइल एसीटोन में ना ही H पॉजिटिव यहां से निकलता है, ना ही H पॉजिटिव यहां से निकलता है, H पॉजिटिव बेटा इधर से निकलता है। फ्रॉम दिस साइड यू गेट H पॉजिटिव एंड दिस इज नोन एज एक्टिव मिथिलीन साइट। इसी को बेटा क्या कहते हैं, एक्टिव मिथिलीन। दिस इज नोन एज बेटा एक्टिव मिथिलीन। क्या कहते हैं इसको,
एक्टिव मिथिलीन। क्यों बेटा सर, क्यों क्यों यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, इन दोनों साइड से क्यों नहीं निकलेगा? देखो बेटा, क्या ये दोनों साइड्स आइडेंटिकल है? यस। अगर मैं एक को एक्सप्लेन कर दूं, दूसरा तो आपको खुद ही आ जाएगा। जब बेटा आपने यहां से H पॉजिटिव निकाला ना, इस पर कौन सी चार्ज आई? नेगेटिव। तो क्या बनेगा? नेगेटिव सिग्मा पाई। ठीक है, अब समझना बेटा, यहां से भी निकालोगे तो नेगेटिव सिग्मा पाई। तो बेटा इस पर जो दुख आया, इस पर जो नेगेटिव चार्ज आई, उसको कम करने के कितने तरीके हैं? बेटा उसको कम करने का सिर्फ एक तरीका है, नेगेटिव सिग्मा पाई। लेकिन अगर आपने कहीं यहां से H पॉजिटिव निकाल दिया, बेटा इस पर क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज। अब चेक करो बेटा, वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिग्मा पाई यहां भी जा सकती है और वो नेगेटिव सिग्मा पाई यहां भी जा सकती है। तो इसके लिए नेगेटिव चार्ज को कम करने के दो रास्ते, इन दोनों के लिए एक एक रास्ता। तो बेटा डेफिनेटली H पॉजिटिव वहीं से निकलेगा जहां से दुख कम होगा बेटा, वो तो इधर से होगा। तो देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कार्बन के इर्द गिर्द दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स लगे हों, तो बेटा क्या होता है? दैट कार्बन इज नोन एज एक्टिव मिथिलीन। ठीक है, और उसका हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। ठीक, अब बेटा इस केस में अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये देखा, अब बेटा क्या बोलोगे? नेगेटिव चार्ज आई कार्बन पर, यहां पर नेगेटिव चार्ज आई ऑक्सीजन पर, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पर आ सकती है, यहां पर सिर्फ वो एक ही पर रहेगी। आप कहोगे सर यहां पर तो आई थी ना, लेकिन बेटा यहां पर ऑक्सीजन पर आने का कितना तरीका था? एक ही। लेकिन इधर पर ऑक्सीजन पर आने के कितने तरीके हैं? दो। तो दो ऑक्सीजन डेफिनेटली बेटा एक ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज को जरूर ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएंगे दो की वजह से एज कंपेयर टू एक। इसीलिए बेटा इस केस में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस केस में और इस केस में क्या फर्क है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। देयरफॉर बेटा मैं अगर आपसे ऐसे कहूंगा, लेट मी डू इट लाइक दिस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए इसके लिए। जैसे बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देयरफॉर बेटा आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कहूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा CH माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 यहां पर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू OH माइनस। ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा? ये मैंने लिखा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, यहां पर चाहो बेटा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन किस पर बेटा? कम्स ऑन टू ऑक्सीजन एटम्स। नेगेटिव चार्ज कितनों पर आ रही है? दो ऑक्सीजन एटम्स पर आ रही है इसमें एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक, सो आई होप बेटा दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारे पास है वो है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जिसको बेटा शॉर्ट में EOR भी लिखा जाता है, EOR। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। बेटा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का मतलब है कि रेजोनेंस कितनी ज्यादा है और कितनी अच्छी है। ठीक है, बाय एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस वी मीन हाउ गुड द रेजोनेंस इज एंड हाउ मच रेजोनेंस इज प्रेजेंट। अगर किसी में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो मतलब बेटा उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। अगर किसी में नॉर्मल कंजुगेशन है मतलब बेटा उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है। और अगर किसी में क्रॉस कंजुगेशन है मतलब उसमें और भी कम है। ठीक है, तो अब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से बेटा हम क्या मानते हैं? सो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस means the strength of resonance, या फिर बेटा आप ये कह सकते हो it means how good, it means, और बेटा आप यहां पर चाहो ना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, और ये ऐसे लिख सकते हो it means how good, how much overlap, good नहीं लिखते हैं, how much overlap has occurred। अब समझ लेना बेटा, क्या मोर द ओवरलैप, जितना ज्यादा बेटा ओवरलैप होगा, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जितना ज्यादा बेटा ओवरलैप होगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी उतना ज्यादा। क्या मतलब सर? बेटा आप कहोगे 2p ओवरलैप में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू 2p में, एज कंपेयर टू बेटा 3p में, एज कंपेयर टू बेटा ऐसे ही 4p में। ठीक है, दिस इज एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ये समझ रहे हो बेटा? क्योंकि जैसे जैसे बेटा ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता चला जाएगा, डेफिनेटली बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम, बेटा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा दूसरा पॉइंट इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब बेटा कितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, इज
फॉलोइंग द ऑर्डर, या फिर इज को हटाओ बेटा, हम लिखते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस फॉलोज द ऑर्डर, फॉलोज द ऑर्डर। क्या बेटा वो ऑर्डर को फॉलो करता है? नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर का रेजोनेंस ज्यादा एज कंपेयर टू लोन पेयर, उसका ज्यादा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। समझ लेना बेटा, इसको समझ लेना इसको। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उधर पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, एज कंपेयर टू अगर सिर्फ लोन पेयर है, या एज कंपेयर टू पाई और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्यों बेटा, क्यों ऐसा? देखो बेटा, अगर आप सोचोगे इन दोनों में कितने न्यूक्लियस का असर पड़ रहा है, सिर्फ एक का, और चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें जो पाई बॉन्ड पर इफेक्ट पड़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, वो दो न्यूक्लियस से आ रहा है। तो मतलब बेटा इसको डीलोकलाइज होने की उतनी ज्यादा मजबूरी नहीं है जितनी ज्यादा इन दो को है, बिकॉज इन दोनों पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। उसमें से भी अब कौन ज्यादा है? डेफिनेटली बेटा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर इज मोर अनस्टेबल एज कंपेयर टू लोन पेयर, है ना, क्योंकि इसके पास दुख ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज बेटा ला रहे हो, लोन पेयर का मतलब न्यूट्रल ही है, लोन पेयर ही है, तो उस पर दुख नहीं है, उस पर चार्ज नहीं है, तो जिस पर दुख ज्यादा बेटा उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी ना डीलोकलाइज होने की। तो मैं अगर कहूंगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कहां ज्यादा, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर में ज्यादा एज कंपेयर टू लोन पेयर, एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मैं इसकी बेटा आपको एग्जांपल भी दूंगा। अगर बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बेटा O पर ऐसे, ठीक, और बेटा दूसरा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और बेटा यहां पर OH। मैं आपसे पूछूं बेटा कहां पर ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस? डेफिनेटली बेटा पहले वाले में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा एज कंपेयर टू सेकंड वन। ठीक, अब इन दोनों को बेटा आपको ध्यान से रखना है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इससे भी ज्यादा चाहूं तो बेटा आई कैन डू इट लाइक दिस। ये है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि बेटा यहां पर रेजोनेंस में किसको आना है? पाई बॉन्ड को। यहां पर किसको आना है? लोन पेयर को। यहां पर किसको आना है? लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज की एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा एज कंपेयर टू लोन पेयर एज कंपेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा बेटा इसी के साथ साथ तीसरा भी है बेटा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंजुगेशंस प्रेजेंट। नंबर ऑफ कंजुगेशंस प्रेजेंट, अब बेटा ये तो आपको खुद ही समझ में आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंजुगेशंस प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अगर जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल बोलूं, यू हैव एन एग्जांपल लाइक दिस, ठीक, और बेटा मैं दूसरी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, दैट इज लाइक दिस। कहां पर बेटा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा? डेफिनेटली बेटा पहले वाले में कम है, दूसरे वाले में ज्यादा। क्यों? इसमें कॉन्जुगेशंस कम है, इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है। देखो कैसे, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, यहां पर देखो सिर्फ बेटा पाई सिग्मा पाई, आगे नहीं है बेटा कोई पाई सिग्मा और सॉरी पाई सिग्मा पाई और आगे सिग्मा। इसमें उतने ज्यादा डबल बॉन्ड्स है ही नहीं बेटा, इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, मतलब यहां पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यहां पर क्या है? नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। ठीक है, नॉर्मल कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, कहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा? एक्सटेंडेड कंजुगेशन में बेटा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मोर। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ देखो बेटा, अब इसकी वजह से बेटा आपको समझना है। देखो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताता हूं बिफोर आई कंक्लूड दिस। आई नीड टू टेल यू वन पॉइंट, और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस बेटा हमें नेक्स्ट क्लास में करने हैं। ठीक, अब बेटा आपको एक चीज समझनी है, देखना दोनों चीजें कैसे बेटा एक ही तरीके की हैं, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव ठीक होना चाहिए, तब जाकर बेटा आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, अगर बेटा आप सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हो डबल बॉन्ड में, रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं ना बेटा, तो यही सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है? इसी सिंगल बॉन्ड को आप ऐसे बनाते हो ना, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन अगर रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड क्या बन रहा है बेटा? सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो बेटा इसको भी तो हम ऐसे ही दिखाएंगे ना। क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये बेटा दोनों चीजें सेम है? नहीं। यहां पर क्या कहेंगे बेटा, देखो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट रेजोनेंस की वजह से हो रहा है डबल बॉन्ड में, फिर आपने उसका कैरेक्टर क्या बोला? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बेटा यहां पर मैं कहूंगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। लेकिन बेटा यहां पर देखो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में। उसको भी आपने क्या दिखाया? पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं? उल्टा बेटा यहां पर आप एक और चीज कह सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, और बेटा इस पार्शियल डबल बॉन्ड के लिए आप कह सकते हो बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग। मतलब बेटा इफेक्ट वही है कि रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आप उसको रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाते हो ना पार्शियल डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, आप उसको फिर से रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाते हो पार्शियल डबल बॉन्ड, लेकिन बेटा उसको पर्सपेक्टिव, द व्यू फ्रॉम विच यू आर एक्चुअली सीइंग दिस थिंग, अगर सिंगल डबल में हो रहा है कन्वर्ट, तो बेटा हम उस पार्शियल डबल बॉन्ड को बोलते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग। अगर बेटा डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, then I say when the partial double bond character is achieved, we say that the double bond character is decreasing, or in other words beta we say bond order is decreasing. ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? सो दिस इज व्हाट बेटा वी हैड टू स्टडी टुडे। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, और ये जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्लीज़ कीप देम इन योर माइंड। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस सारे क्वेश्चंस डील करेंगे और हमें और कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट पर होल्ड मिल जाएगा। ठीक, सो टिल देन कीप स्टडीइंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स I request all of you to post your doubts in the comment section. Inshallah, I will reply to them in order to make you feel comfortable with this concept. ठीक है? So keep studying, beta. Allah Hafiz.